नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। बिग न्यूज बिग शो में उन तमाम मुद्दों की बात होगी जिनका सरोकार आपसे है। हम आपको देश विदेश की तमाम उन बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जो आपके जीवन पर, हमारे जीवन पर असर डाल सकती हैं या डाल रही हैं। बिग न्यूज बिग शो में बात हम वरुण गांधी की इमोशनल चिट्ठी की भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी आजकल क्यों इमोशनल हो गए हैं, ये बताएंगे। वरुण गांधी को लेकर देश की राजनीति में क्या चल रहा है, इस पर भी नज़र डालेंगे और कार्यकर्ता उनसे क्या कह रहे हैं और वो कार्यकर्ताओं को पीलीभीत को लेकर क्या संदेश दे रहे हैं, ये जानने की कोशिश बिग न्यूज़ बिग शो में हम करेंगे। बिग न्यूज़ बिग शो में हम मनरेगा की बात करेंगे। हम बताएंगे कि जो मनरेगा के तहत गांवों में मजदूरी करवाई जाती है, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार की ओर से मनरेगा मजदूरों को क्या सौगात दी गई है। केंद्र की ओर से जो मजदूरों को ये तोहफा मिला है, इस तोहफे के बाद राज्य में मनरेगा के मजदूरी में क्या लाभ होगा और मजदूरों की आय में क्या बढ़ोतरी हो सकती है। बिग न्यूज़ बिग शो में बात हम हरियाणा की करेंगे और हरियाणा के करनाल को आज हम विस्तार पूर्वक बिग न्यूज़ बिग शो में लेकर आए हैं। करनाल की लोकसभा सीट पर 25 मई को मतदान होना है और इसी ही दिन विधानसभा उपचुनाव का भी मतदान होना है। हम करनाल की बात क्यों कर रहे हैं, ये जो हरियाणा की राजनीति को समझते हैं लोग वो समझ गए होंगे, क्योंकि करनाल की ये जो दोनों सीट हैं ये हॉट सीट है। और अगर हम करनाल की बात करें, दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाएं तो ये मध्य में पड़ता है। तो लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। वो पहले यहाँ से विधान सभा का चुनाव जीते थे, विधायक थे, फिर मुख्यमंत्री बने और उनकी जगह जो मुख्यमंत्री बने हैं वो सांसद थे। उन्होंने इस्तीफा दिया और अब वो विधायक का चुनाव करनाल से लड़ रहे हैं। यानी पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री दोनों ही करनाल से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बात हम हिसार की करेंगे। आज मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हिसार के दौरे पर थे। हिसार में लोकसभा का चुनाव रणजीत सिंह चौटाला लड़ रहे हैं। लेकिन आज जो हिसार में खास रहा वो क्या था, ये हम आपको बिग न्यूज़ बिग शो में बताएंगे। लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको भी वहाँ पर गुरु मंत्र दिया गया। क्या सभा की गई और इस सभा का आकर्षण क्या रहा, ये विस्तार पूर्वक आज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की। और दिल्ली में आजकल राजनीति काफ़ी गर्म है, लोकसभा चुनावों को लेकर भी और आम आदमी पार्टी को लेकर भी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कथित शराब घोटाले में ईडी की हिरासत में हैं। ईडी की हिरासत से बाहर निकलने के लिए वो और उनकी लीगल टीम लगातार कोशिश कर रही है। उनका कोर्ट में आज भी पेशी थी और इस पेशी के दौरान उन्होंने बहुत सारी दलीलें दी और उन दलीलों के एवज़ में ईडी के वकीलों ने भी अपनी दलीलें दी। लेकिन नतीजा निकला कि अरविंद केजरीवाल की जो ईडी की हिरासत है, जो उनका रिमांड है, उसको बढ़ा दिया गया है अगले 4 दिन के लिए। क्या रहा आज पूरे दिन केजरीवाल का अपडेट, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर ईडी रिमांड पर भेज दिया है। यानी केजरीवाल को अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। केजरीवाल की 4 दिन की रिमांड बढ़ाई गई। 1 अप्रैल तक केजरीवाल की रिमांड बढ़ी। ईडी 1 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे पेश करेगी। कोर्ट में रिमांड अर्जी पर सुनवाई के दौरान कई अहम बातें दोनों पक्षों की तरफ से रखी गईं। केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि हम ईडी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो सहयोग कर रहे हैं। ये मामला 2.5 साल से चल रहा है। अब तक 4 बयानों में मेरा नाम आया है। जांच का उद्देश्य पैसा वसूलना, आपको कुचलना है। केजरीवाल ने कहा कि बॉन्ड की कॉपी कोर्ट को दें। जब तक ईडी मुझे अपनी हिरासत में रखना चाहती है, मैं जांच के लिए तैयार हूं।
वहीं ईडी ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम मामले के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं। वो जानबूझकर जानकारी और अपना आईटीआर साझा नहीं कर रहे हैं। वो सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। उनका एक अन्य आरोपी से आमना सामना करवाना है। जो डिजिटल डेटा मिला है उसको भी एग्जामिन किया जा रहा है। चलिए एक बार फिर आपको समझाते हैं कि नई शराब नीति क्या थी। दरअसल 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गईं। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। काबिले गौर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की हिरासत में भेज दिया था। अपनी गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और तमाम छोटी बड़ी पार्टियां लोकसभा चुनावों की तैयारी को लेकर पूरी तैयार नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार है वो ताबड़तोड़ चल रहा है। अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में है, इसलिए नए नए दफ्तर खोले जा रहे हैं, उनका लोकार्पण हो रहा है। और वहीं पर इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर तंज कसने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर नेताओं की कांग्रेस के नेताओं को लेकर टिप्पणियां आ रही हैं और ये कह रही हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पहले तो चुनाव की बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीख फाइनल हुई अब चुनाव मैदान से भाग रही हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हैं। उनके बयानात में कितना दम है इसकी पूरी जो परीक्षा है वो हम करेंगे कोशिश इस रिपोर्ट के जरिए जानने की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह हिसार पहुंचे और उन्होंने यहां हिसार लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। बता दें कि रणजीत सिंह ने अपना चुनाव कार्यालय काठमंडी रोड स्थित सुशीला भवन में बनाया है। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल भी बीजेपी में शामिल हुई। सावित्री जिंदल 10 सालों तक हिसार निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही हैं। वे हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। 2005 में एक प्लेन क्रैश में पति और जिंदल समूह के संस्थापक ओपी जिंदल की मौत के बाद सावित्री ने हिसार से हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2009 में उन्हें एक बार फिर से इस सीट से जीत मिली। इस दौरान उन्हें 2013 तक हरियाणा सरकार में मंत्री पद दिया गया। हालांकि 2014 हरियाणा विधानसभा चुनाव में उन्हें हार मिली थी। भारत की सबसे अमीर महिलाओं में सावित्री जिंदल का नाम शुमार है। दुनिया के टॉप अरबपतियों में सावित्री जिंदल 56वें स्थान पर हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह ने संबोधित भी किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ की और इस बात का जिक्र किया कि मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में विकास हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की सोच है और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की सोच है और हरियाणा के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी की सोच है कि जो ये भारत
आज इन 10 वर्षों के अंदर एक नया भारत बना है। मजबूती से ये विकास की गाथा भारत की बड़ी तेजी से आगे बढ़ी है। उस विकसित भारत को बनाने में 25 मई को हम सबका एक बड़ा योगदान है और आप सब इतनी भारी संख्या में एकत्र होकर के कमल का फूल खिलाने के लिए आए हैं। इस विकसित राष्ट्र, इस भारत को विकसित भारत बनाने का हम मिलकर के काम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कांग्रेस पर भी एक करारा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस के समय में लोग प्रताड़ित थे। आज कांग्रेस के बड़े लोग चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। मेरी सरकार उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। ये अगर कोई सोच सकता है, ये डबल इंजन की सरकार सोच सकती है। नहीं तो भाइयों, एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए भी 3 दिन हमें इंतजार करना पड़ता था। यह देश भूला नहीं है, यह देश जानता है कि किस प्रकार के कार्य वो लोगों के होते थे, परंतु कहीं ना कहीं लोग उससे प्रताड़ित थे और आज उसका परिणाम भी मैं देखता हूं। आज कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं आज चुनाव लड़ने से बच रहे हैं कि भाई मुझे न लड़ाया जाए, किसी और को लड़ाया जाए। इस बात को लेकर के आज कांग्रेस के अंदर एक बड़ा मंथन अंदर चल रहा है और वो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है भाइयों। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच से दावा करते हुए कहा कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी और देश में पहली बार बीजेपी 400 पार करेगी। वहीं जहां हरियाणा की बात है, हरियाणा में हमने पहले भी 10 की 10 सीटें ये मोदी जी की झोली में डाली थी। अब जब लक्ष्य रखने की बात आती है तो लक्ष्य तो जितना मैक्सिमम लिमिट होती है वहीं तक जा सकते हैं। हरियाणा की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 10 पहले हैं और आगे भी 10 के 10 हमारे जो प्रत्याशी बने हैं उसमें आप लोगों की जानकारी है कि नहीं है। चौधरी रणजीत सिंह जी के साथ मैं भी कमल की कली को लेकर के, मोदी जी ने मुझे पकड़ाई है, वो कमल की कली को लेकर के हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी तो हिसार लोकसभा सीट और करनाल से मैं स्वयं जनता से निवेदन करने वाले हैं कि इस कमल की कली को खिला करके, कमल का फूल बना करके और हम जो है मोदी जी की झोली में जाकर के डालेंगे, उनको समर्पण करेंगे। और देश में ये जो 400 पार की बात कही जा रही है, पहली बार 400 पार जाएगा। बहरहाल हिसार लोकसभा में बीजेपी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही लोकसभा उम्मीदवार रणजीत सिंह के चुनावी अभियान का आगाज हो गया है। हिसार लोकसभा सीट पर फिलहाल बीजेपी के अलावा किसी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। हिसार हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में सबसे हॉट सीट है। इस सीट पर कभी भजनलाल परिवार का कब्जा रहा तो कभी चौटाला परिवार का कब्जा रहा है। यानी एक बात तो तय है कि हिसार का चुनावी युद्ध इस बार सबसे खास होने वाला है। सूर्य समाचार के लिए हिसार से संदीप सैनी की रिपोर्ट। और जो हम शुरू में कह रहे थे, अब हम बात करेंगे हरियाणा की और ख़ास तौर से करनाल की। करनाल आजकल हॉट सीट के तौर पर देखा जा रहा है। ये हॉट सीट लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भी है और विधानसभा का जो उपचुनाव होना है इसके दृष्टिगत भी है। लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मैदान में हैं, तो वहीं पर जो उनकी सीट खाली हुई थी विधायक के तौर पर, उस पर मौजूदा मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में हैं। नायब सिंह सैनी विधायक के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मनोहर लाल खट्टर लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। अब दो मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक मौजूदा मुख्यमंत्री जब करनाल से चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर है कि सभी पार्टियों की नज़र उस पर होगी। इस पर इतिहास से दोहराने के लिए करनाल से मनोहर लाल खट्टर इस वक्त किस तरीके से अपने चुनाव प्रचार में जुटे हैं, वहीं पर जो उनकी विधायक की सीट थी उसमें मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी किस तरीके से एक नया रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं, वो सब इस रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं पूरे विस्तार से।
हरियाणा के करनाल शहर की पहचान महाभारत काल से भी पुरानी बताई जाती है। महाभारत के राजा कर्ण ने इस शहर को बनाया था। करनाल सीट का राजनीति से भी बड़ा ही नाता रहा है। हरियाणा में जीटी रोड को सत्ता का रास्ता माना जाता है और इस जीटी रोड के सेंटर पर करनाल लोकसभा सीट आती है, तो इस सीट की महत्वता और बढ़ जाती है। करनाल लोकसभा सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। करनाल में 2 चुनाव एक साथ 25 मई को होने हैं। करनाल लोकसभा सीट पर और करनाल विधानसभा सीट का उपचुनाव एक साथ होना है। करनाल को आखिरकार हॉट सीट क्यों माना जा रहा है, ये हम आपको बताते हैं। करनाल को पिछले 9.5 साल से सीएम सिटी के नाम से भी जाना जाता रहा है। 2024 के चुनाव के लिए करनाल लोकसभा और विधानसभा सीट पर बड़े बदलाव किए गए हैं। करनाल लोकसभा सीट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मैदान में उतारा है। मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद करनाल की विधानसभा सीट खाली हो गई, जिस पर उपचुनाव का ऐलान किया गया। अब बीजेपी ने सीट से मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मैदान में उतारा है। करनाल लोकसभा सीट को वैसे तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 2014 से लगातार 2 बार बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज कर कांग्रेस के गढ़ को तोड़ दिया है। 2019 में बीजेपी ने करनाल लोकसभा सीट पर देश की दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल कर करनाल में कमल खिलाया। अब इस सीट से बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मैदान में उतारा है। करनाल सीट पर राजनीतिक इतिहास आखिरकार कैसा रहा है, हम आपको बताते हैं। इस सीट पर 18 बार चुनाव हुए। 1952 से 2019 तक 18 चुनाव हुए। 10 बार कांग्रेस के सांसद चुनाव जीते। 4 बार बीजेपी के सांसद ने चुनाव जीता। 1 बार जनसंघ का उम्मीदवार जीता। करनाल लोकसभा सीट से तीसरी बार पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में है। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे भगवत दयाल शर्मा ने भारतीय लोकदल से चुनाव लड़ा और जीते। 1998 में चौधरी भजन लाल ने करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीता। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की। संजय भाटिया ने कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को 6,56,142 वोटों से हराया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अश्विनी कुमार ने हासिल की थी जीत। बीजेपी के अश्विनी कुमार ने कांग्रेस के अरविंद कुमार शर्मा को 3,60,147 वोटों से हराया। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर हर लोकसभा के अंदर 9 विधानसभा आती हैं। करनाल लोकसभा सीट के अंदर भी 9 विधानसभा आती हैं। इन 9 विधानसभाओं में करनाल की 5 और पानीपत की 4 विधानसभा सीट शामिल हैं। करनाल लोकसभा में 9 विधानसभा सीटें आती हैं। करनाल की नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरौंडा और असंध विधानसभा शामिल हैं। पानीपत की पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी, इसराना और समालखा करनाल लोकसभा सीट में आती हैं। करनाल लोकसभा सीट 2024 के चुनाव में सबसे अहम सीट मानी जा रही है। करनाल लोकसभा सीट को जाति के आधार से भी अहम माना जा रहा है। करनाल लोकसभा सीट पर जाति के आधार पर सबसे ज्यादा पंजाबी खत्री आते हैं। वहीं बात करें करनाल सीट के जातिगत समीकरण की, तो यहाँ 2 लाख से ज्यादा पंजाबी वोटर हैं। करीब 1,80,000 से ज्यादा जाट वोटर हैं। ब्राह्मण वोटर करीब 1,75,000 हैं। रोड समाज के करीब 1,60,000 वोटर हैं। बनिया समाज के वोट करीब 80,000 हैं। राजपूत समाज के वोट करीब 90,000 हैं। गुर्जर समाज के करीब 70,000 वोट हैं। जट सिख करीब 95,000 मतदाता हैं। कंबोज समाज से करीब 35,000 वोटर, सैनी समाज से करीब 50,000 वोटर, कश्यप समाज से करीब 1,05,000 वोटर, वाल्मीकि समाज से करीब 1,20,743 मतदाता, हरिजन समाज से करीब 1,75,000 वोटर हैं। करनाल लोकसभा सीट पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए 2023 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से करनाल जिले में अकेले 1147 केंद्र शामिल हैं। पानीपत जिले में मतदान के लिए 876 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। करनाल लोकसभा सीट का चुनाव हो या करनाल विधानसभा का उपचुनाव, दोनों पर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की किस्मत दांव पर लगी है। अब देखना होगा कि करनाल सीट पर बीजेपी हैट्रिक लगाती है या नहीं। अगर बीजेपी हैट्रिक लगाती है तो क्या जीत का अंतर पिछली बार से भी ज्यादा होगा? कांग्रेस इस सीट पर किस पर दांव खेलेगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल बीजेपी इस सीट पर जीत का दम भरती दिख रही है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने मनरेगा मजदूरों को एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा के जरिए मिलने वाली मजदूरों को राशि जो थी उसको बढ़ा दिया गया है। अप्रैल 2024 से ये जो राशि है इसका भुगतान शुरू हो जाएगा और इसमें अगर बाजी मारी है तो हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा राज्य में जो मनरेगा की मजदूरों को जो राशि दी जाएगी वो बाकी राज्यों की तुलना में अधिक है। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10% तक का इजाफा किया है। लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ाई गई मजदूरी दर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है। मनरेगा मजदूरों के लिए नई वेतन दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगी। सबसे ज्यादा मजदूरी 374 रुपए हरियाणा में मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 295 रुपए तो गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 236 रुपए मजदूरी तय की गई है। गोवा में मनरेगा की मजदूरी दरों में 10.6% तक का इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2023-24 की तुलना में 2024-25 के लिए मजदूरी दर में सबसे कम 3% का इजाफा हुआ है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 234 रुपए मजदूरी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 237 रुपए नई मजदूरी तय हुई है। बिहार, झारखंड में मनरेगा मजदूरों को 245 रुपए हर रोज दिए जाएंगे। इससे पहले 24 मार्च 2023 को भी मनरेगा की मजदूरी में बढ़ोतरी की गई थी। अब ये भी समझ लीजिए कि मनरेगा क्या है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के जरिए मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत 2005 में की गई। इसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े रोजगार गारंटी योजनाओं के तौर पर होती है। इस योजना के तहत सरकार ने एक न्यूनतम वेतन तय किया हुआ है जिस पर ग्रामीण इलाकों के लोगों को काम पर रखा जाता है। मनरेगा के तहत करवाए जाने वाले काम अकुशल होते हैं, जिसमें गड्ढे खोदने से लेकर नाली बनाने जैसे काम शामिल हैं। योजना के तहत 1 साल में 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है। याद दिला दें कि 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया था। इस बजट में उन्होंने मनरेगा के बजट में वृद्धि का ऐलान किया था। वित्त वर्ष 2023-24 में मनरेगा का बजट लगभग 60,000 करोड़ रुपए था, जिसे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 86,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए हरियाणा के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र की। इसका नेतृत्व वरुण गांधी करते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी टिकट कट गई है। इसके चलते वरुण गांधी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रहे हैं। वरुण गांधी ने एक जनता को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में वो काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं टिकट नहीं मिली तो ना सही, लेकिन पीलीभीत में जो उनको प्यार है, पीलीभीत की जनता का जो उनको प्यार मिला है, इसके चलते वो हमेशा पीलीभीत की जनता के साथ खड़े रहेंगे। अब इस संदेश के क्या मायने हैं? क्या वरुण गांधी भाजपा में ही बने रहेंगे या अलग अलग पार्टियों में उनके जाने के कयास लगाए जा रहे थे, तो क्या वो भाजपा का दामन छोड़ के किसी और पार्टी में जा सकते हैं? ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पीलीभीत लोकसभा से सांसद रहे वरुण गांधी इस बार चुनावी मैदान में नहीं है। बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने भी चुनावी रण से दूरी बना ली। नामांकन की तारीख समाप्त हो जाने के बाद अब इंदिरा गांधी के पोते ने अपने क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए भावुक चिट्ठी लिखी है। वरुण गांधी ने एक्स पर चिट्ठी जारी कर लिखा कि पीलीभीत वासियों को मेरा प्रणाम। अब जब ये पत्र लिख रहा हूं तो अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया है। मुझे वो 3 साल का छोटा सा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी मां की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। उसे कहा पता था कि एक दिन ये धरती उसकी कर्म भूमि और यहाँ के लोग उसका परिवार बन जाएंगे। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे वर्षों पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला। महज एक सांसद के तौर पर ही नहीं,
बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत से मिले आदर्श, सरलता और सहृदयता का बहुत बड़ा योगदान है। आपका प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से आपके हितों के लिए आवाज उठाई। एक सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले समाप्त हो रहा हो, पर पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। सांसद के रूप में नहीं तो बेटे के तौर पर सही, मैं आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा पहले जैसे ही खुले रहेंगे। मैं राजनीति में आम आदमी की आवाज उठाने आया था और आज आपसे यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि सदैव ये कार्य करता रहूं, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वरुण गांधी साल 2004 में बीजेपी में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें 2009 में पहली बार पीलीभीत से लोकसभा का टिकट दिया, फिर वे सांसद बने। साल 2014 में पार्टी ने वरुण गांधी को सुल्तानपुर से, जबकि साल 2019 में पीलीभीत से उतारा था। काबिल गौर है कि बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर जितेंद्र प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। अब चर्चा ये हो रही है कि कहीं वरुण गांधी दूसरी सीट से तो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि राजनीति में एक कयास खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। समय के साथ इन कयासों से भी पर्दा हटेगा, लेकिन फिलहाल वरुण गांधी के अगले कदम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सूर्य समाचार पर हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।